किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे रबी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पे। क्योंकि भाइयों रबी फसल खासकर जो गेहूँ है, सब खेतों में खड़ी है। गेहूँ की फसल, सरसों की फसल खड़ी है और कई इलाके में जो है भाइयों ने चने भी लगा रखे हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमारी जो रबी फसल है उसमें क्या महत्व है। खासकर हम देखते हैं जो रबी की फसल है उसमें अच्छी बढ़वार लेने खातर हमने जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी भी ज़रूरत है और जो कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व हैं उनकी भी ज़रूरत है। जो पोषक तत्व कम मात्रा में हमने ज़रूरत पड़ा है इन हम कई बार कहते हैं कि अल्प मात्रा ग्रहण करने वाले पोषक तत्व कहते हैं, या कई बार इन हम आंशिक या सूक्ष्म या अल्प पोषक तत्व भी कहते हैं। और कई बार तो इन खातर एक शब्द और इस्तेमाल कर दिया जावा है, दुर्लभ तत्व, यानी कि बहुत कम पौधा इनका इस्तेमाल करे है लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा भाइयों। खासकर इस पोषक तत्वों के समूह में जो मुख्य पोषक तत्व आए हैं वो है लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, सिलिकॉन। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व सम्मिलित है जो पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व तो है, लेकिन इनके बगैर जो है फसल की बढ़वार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खास बात करें अगर महत्व की तो सबसे बात पहले करें लोहे की। भाइयों लोहा जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से जो है पत्तियों में हरिमाहीनता यानी कि जो हरापन है वो ख़त्म होने लग जाए और जो पौधा है वो कमज़ोर होने लग जाए, खासकर उसमें पीलापन आना शुरू हो जाए। और लोहे के महत्व की बात करें तो जो क्लोरोफिल है उसके निर्माण में लोहे का बहुत महत्व है। हालांकि जो लोहा है वो क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, फिर भी क्लोरोफिल के निर्माण में इसका एक अलग ही महत्व है। और भाइयों इसके अलावा जो लोहा है वो पौधे में नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन का जो संश्लेषण है उसने करण में भी जो है मदद करा है। यानी कि जो पौधा नाइट्रेट ने जो अवशोषित करा है उसको अवशोषित कराने में भी लोहे का महत्व है। इसके अलावा भाइयों लोहा जो है वो जो पादप कोश हैं उनमें होने वाला जो ऑक्सीकरण है, यानी कि जो पौधे में ऑक्सीजन का उत्प्रेरण करना है, यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा बढ़ानी है उसका काम भी लोहा करा है। इसके अलावा भाइयों जो लोहा है वो कोशिका विभाजन में भी जिम्मेदार है, यानी कि जितना कोशिका विभाजन होगा फसल उतनी तेजी तक बढ़ेगी। तो अगर फसल में जो बढ़वार है उसके लिए लोहे की होना जरूरी है। इसके साथ भाइयों लोहा जो है बहुत से जो ऑक्सीकारी एंजाइम हैं उनके संगठन खातर भी जरूरी है। और श्वसन क्रिया जो है पौधे की उसमें भी जो है ऑक्सीजन का जो सारे पौधे में जो भ्रमण है, पूरे पौधे में जो ऑक्सीजन का संचालन हुआ है उसके लिए भी लोहा जरूरी है। और ख़ास तौर पर जो अधिकांश लोहा जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहा है और इसके अगर कमी हो जाए लोहे की तो इससे जो है क्लोरोप्लास्ट का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदलना शुरू हो जाए। और भाइयों इसके अलावा जो लोहा है वो न्यूक्लिक अम्ल में भी पाया जावा है और इसकी कमी तय न्यूक्लिक अम्ल की जो सांद्रता है पौधे में वह भी कम हो जाए, खासकर जो है आरएनए की जो सांद्रता है वह कम हो जाए। तो लोहा जो पोषक तत्व है वो जरूरी है, इसका बहुत महत्व है। तो ध्यान रखना अगर फसल में पीलापन आ जाए तो लोहे की मात्रा में अगर कमी है तो वो हमने पूरी करनी है। इसके अलावा भाइयों मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज जो है इसके अगर महत्व की बात है तो वो है एक तो जो क्लोरोफिल है उसके निर्माण में जो है मदद करे है। इसके अलावा भाइयों ये पौधे में नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट है,
मेटाबॉलिज्म है उसका, और जो क्रैब चक्र है, इस तरह की जो सारी प्रक्रिया है पौधे में होने वाली, उन सब के लिए मैग्नीज जिम्मेदार है। तो अगर मैग्नीज जो है पर्याप्त मात्रा में होगा पौधे में, तो उसके सारे जो प्रक्रिया है वो सारी सुचारू रूप से चल रहेंगी। इसके अलावा भाइयों जो नाइट्रेट है उसने बढ़ाने में भी मैग्नीज मदद करे है, और पौधे में ऑक्सीकरण है और जो उत्प्रेरक है उसका काम भी, यानी कि जो ऑक्सीकरण का काम उसमें तेजी लाने का काम भी जो है वो मैग्नीज करे है। इसके अलावा भाइयों मैग्नीज की कमी तो जो फसल में जो अवशोषित होने वाली जो शर्करा है और जो सुक्रोज है उसकी मात्रा कम हो जाए है। खासकर जब देखा जाए गन्ने में अगर मैग्नीज की मात्रा अच्छी है, बढ़िया मात्रा है, तो उससे जो शर्करा है उसमें जो है वो शुद्ध आव है, यानी कि शर्करा की जो मात्रा है वो बढ़े है। और इसके अलावा भाइयों और भी पोषक तत्व हैं, जिस तरह जस्ता की हम बात करें तो जो जस्ता है यो भी पौधे की बढ़ोतरी खातर बहुत ज़रूरी है। साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका भी जो रूपांतरण करना है उसके लिए भी जस्ता जिम्मेवार है। अगर जस्ता नहीं होगा, जस्ते की कमी पड़ जाएगी, तो जो भोजन है पौधे में बना है वो बनना कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा भाइयों जस्ता जो है प्रोटीन, कैरोटीन, सिट्रीन के संश्लेषण में भी मदद करे है। और क्लोरोफाइल निर्माण में जो है जस्ता एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है, क्योंकि क्लोरोफिल के बगैर पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकता, और अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधा जो है वो फल नहीं बना सकता। और भाइयों इसके अलावा जो मिट्टी में पौधे द्वारा जो जल का अवशोषण है, जो जब्त करने की ताकत है मिट्टी की पानी ने, वो भी बढ़ावा है जस्ता। और जस्ता जो है वो आरएनए का जो विघटन है उसका जो टूटना है उसने रोका है। साथ में जो विटामिन ए और बी है उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी खातर जस्ता जरूरी है भाइयों। साथ में बात करें तांबे के महत्व की, फसल में तांबे का क्या महत्व है, तो भाइयों वैसे तो अगर तांबे की अगर कमी हो जाए तो उसके लक्षण क्या दिखेंगे। इसकी कमी तक तो पौधे की जो नई पत्ती हैं उसमें सिरा सड़न का रोग शुरू हो जाए, बढ़वार कम हो जाए और पत्तियों का रंग जो है हरा होना इसका मुख्य लक्षण है। और इसके महत्व की बात करें तो भाइयों तांबा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल के निर्माण में और साथ में जो आयरन है उसके उपयोग में भी मदद करे है। तांबे से जो पौधे का श्वसन प्रक्रिया है वह भी प्रभावित हो है, तो तांबे की मात्रा सुचारू हो, पर्याप्त हो, तो पौधे का जो श्वसन प्रक्रिया है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो जो है सही चल रहा है। और भाइयों साथ में जो एंजाइम है उनके मुख्य जो अवयव हैं पौधे में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उस खातर भी तांबा जिम्मेदार है। और ये जो क्लोरोफिल है उसके विनाश ने भी रोका है, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसके निर्माण में तो मदद करे, साथ में जो उसका विघटन होने लग रहा है, उसका विनाश होने लग रहा है, उसने भी रोका है साथ में। और पौधे में जो बढ़ाने के लिए पौधे के जो बढ़वार के लिए जिम्मेवार जो पोषक तत्व हैं उनकी बढ़ोतरी में भी तांबा मदद करे है। साथ में पौधे में होने वाली कई तरह की जो बीमारी है, खासकर फफूंदी है, फफूंदी ने कम तक कम करने की जो है ताकत है तांबे में है, यानी कि जो फफूंदी कम लगेगी अगर फसल में तांबे की मात्रा पर्याप्त है। और भाइयों साथ में पौधे में जो अमीनो अम्ल है उसके साथ मिलकर अनेक तरह के अमीनो यौगिक और प्रोटीन भी जो है वो तांबा बना हुआ है, और जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म है उसमें भी यो महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। साथ में पौधे में विटामिन ए बनाने में भी तांबा बहुत ज़्यादा मदद करे है। और तांबे की अगर कमी है तो उससे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह कम हो जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुचारू रहे, क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो उसके लिए तांबे का होना जो है पौधे में या मिट्टी में ज़रूरी है। इसके अलावा भाइयों एक पोषक तत्व और है, वो है बोरोन। और बोरोन जो है, अगर बोरोन की फसल में हम देखा अगर कमी हो गई है या जो उसका मात्रा है वो उसमें कमी आ जाए तो इसके लक्षण के हैं। एक तो बोरोन की कमी तय पत्तियां का जो पत्ती जो है वो मोटी होकर मुड़नी शुरू हो जाए, और इसकी कमी तय खासकर देखा जाओ है कई तरह की जो फसलों में है, सड़न का रोग है या जो है फल सड़न है, इस तरह की समस्याएं जो है पैदा हो जाए। और जो बोरोन है इसका मुख्य काम है कार्बोहाइड्रेट को और साथ में प्रोटीन है, पानी है, उन सबको एक जगह तक दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है। और पौधे द्वारा नाइट्रोजन के जो अवशोषण है उसमें भी मदद कर है बोरोन। और पोटाशियम कैल्शियम का जो अनुपात है उसने भी नियंत्रित करने में बोरोन मुख्य भूमिका निभाव है।
साथ में जो पौधे द्वारा जो कैल्शियम और पोटाशियम का उपयोग है जो अवशोषित करना है पौधे ने, उसके अवशोषण में भी मदद करे है बोरोन। और भाइयों साथ में जो पराग और प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें भी जो है बोरोन का बहुत महत्व है। खासकर ये जो है पुष्प है, जो फूल है, उसका फल है, बीज है, उन सब प्रक्रिया ने भी प्रभावित करा है बोरोन। इसके अलावा भाइयों बोरोन पैक्टीन है, एटीपी है, डीएनए है, आरएनए है, उन सब के संश्लेषण में यानी कि नए जो कोशिका है उन बनाने में मदद करा है बोरोन। और जो पानी का जो अवशोषण है उसने भी नियंत्रित करा है बोरोन। और अगर भाइयों इसका अभाव हो जाए तो इसके अभाव तक फलदार पौधों में खासकर सहजीवी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है और जो जड़ ग्रंथि है उनका निर्माण रुक जाए और पौधे की जो बढ़वार है उस पर इसका असर देखा जावा है। हालांकि बोरोन जो है किसी एंजाइम का संगठन तो नहीं करता, फिर भी कई सारे एंजाइम इस तरह की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाए अगर बोरोन की कमी हो जाए तो। इसके अलावा एक छोटा सा पोषक तत्व और है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो फसलों में बहुत ज़रूरी है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन भाइयों रसाकर्षण का दबाव बढ़ावा है और जो कोशिका में जो रस में जो धनायन है, जो पॉजिटिव आयन है, उनका संतुलन बनाकर रखा है। और इसकी कमी तो भाइयों पौधों में जो है अमीनो अम्ल इकट्ठा होना शुरू हो जाए जिससे पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है फिर वो प्रभावित हुआ है। और इसके अलावा सिलिकॉन ये भी एक जो है पोषक तत्व है जिसकी कमी तो पौधे में कई तरह की समस्या देखी जावे है। और विलय सिलिका और मोनोसिलिक सिलिका अम्ल के रूप में भी जाना जावा है। और ऐसा विश्वास माना जावा है कि जो पौधे में अगर सिलिका को इसी रूप में अगर ग्रहण करा है तो उससे जो है बढ़वार जो है तेजी तो है। हालांकि जो चावल है या जो दूसरी फसल है, खीरा है, ककड़ी है या जौ है, उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। और सिलिकॉन से जो है चावल के पौधे की लंबाई है, उसकी तने की संख्या है, या जो ताज़ा और जो शुष्क है उसका भार है, उसका वजन है पौधे का, उसमें बढ़ोतरी हुआ है। और इसकी कमी तय जो पके हुए दाने हैं उनकी प्रतिशतता में कमी आवा है। और सिलिकॉन के की अगर कमी हो जाए तो गन्ने की जो बढ़ोतरी है उस पर भी इसका असर देखा जावा है। तो ये कुछ एक पोषक तत्व हैं भाइयों जिसकी अगर कमी ज़मीन में हो जाए, पौधे में पोषक तत्वों की कमी है तो इन पोषक तत्वों की कमी तय जो है पौधे का बढ़वार, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये सब बाधित हुए हैं। हालांकि कहूँ तो इन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व का भी जो है हमारी फसल में बहुत महत्व है। यह तो भाइयों जिक्र करा सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पे, और साथ में भाइयों जिक्र कर लें आज के मौसम पे। आज का भाइयों अधिकतम तापमान रहा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में प्रदेश के काफ़ी हिस्सा में जो है बूंदाबांदी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और भाइयों इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच,
यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत और फिल्म थी लीलो चमन। और भाइयों बात करें कल के कार्यक्रम की तो कल है दिन रविवार और कल रहेगा भाइयों कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाइयों सोमवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में सुनाऊंगे भाइयों ने एक भेंट वार्ता पशु चिकित्सा में पशुशाला के महत्व पर और चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत तिलहनी फसलों की देखभाल पर। और भाइयों इब करा अगली चर्चा आज की नसीहत के तहत मधुमक्खियों का कीटनाशकों से बचाव। क्योंकि जिन किसान भाइयों ने साथ में जो पशुपालक भाई हैं जो मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं साथ में, तो कई बार जो है किसान भाई अपनी फसलों में देखा है कि वो कीटनाशक या जो कीट नियंत्रण खातर जो है कई प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करें हैं। और इन कीटनाशकों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाव है वह है मधुमक्खी। क्योंकि भाइयों जब फसल पर फूल आ रहे हों और तब दवाई अगर छिड़क दी जाए तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है मधुमक्खियाँ ने। क्योंकि भाइयों उस टाइम जो मधुमक्खी जब फूल आवा है तो वह पराग और जो मरकंद है वो लेने खातर आवा है और वहाँ पर जो छिड़का गया कीटनाशक है वो उसके संपर्क में आ जाए। और इसके अलावा जहर जो प्रभावित जो पराग है या जो मकरंद है वो छत्ते में चला जाए, जिससे जो उनके जो छोटे बच्चे हैं मधुमक्खियाँ के और जो दूसरी कमेरी मक्खी हैं उनने भी नुकसान पहुँचा है। और भाइयों कदे कदे तो देखा जावा है कि इसका जो जहर का जो असर है वो इतना ज़्यादा घातक सिद्ध हो है कि जो मधुमक्खी हैं वो उनकी मौत तक हो जाए। और मधुमक्खियों में जहर के जो लक्षण हैं खासकर किस तरह हम देख सकें कि भाई जो मधुमक्खी उस पर जहर के लक्षण है या जहर की वजह तो जो है वो उनके अंदर जो है कुछ बदलाव देखे जाने लग रहे हैं। जिस तरह एक तो डब्बे के आसपास काफ़ी मधुमक्खी जो है मरी हुई मिले, तो इसका मतलब है कि मधुमक्खियों ने जो है जहर का सेवन करा है। दूसरा, जहर तो जो प्रभावित कमेरी मधुमक्खी हैं वो अपना रास्ता भूल जाए हैं, अपने रास्ते तक भटक जाए हैं और जिसके कारण उनकी संख्या जो छत्ते में है या जो डब्बे में जो उनकी संख्या वो घटती चली जाए। और भाइयों इसके अलावा और भी जो लक्षण देखे जाए वो हैं, तो प्रभावित जो मधुमक्खी हैं वो बक्से के आसपास जो है गलत ढंग से जो है वो सूचना देनी शुरू करते हैं। यानी कि जो एक तरह से वो नाच है ना, नृत्य कर रहे हैं, तो वो जो नृत्य करने का तरीका है उनका नाच करने का तरीका है कि जो सूचना देने का तरीका एक दूसरे को वो बदल जाए, जिसकी वजह से जो रक्षक मक्खी हैं वो ठीक तय उन पहचान नहीं पाती और जो है उसका नुकसान मधुमक्खियों को उठाना पड़ा है। और भाइयों यदि फसल पे जो है BHC है, एंडोसल्फान है या इस तरह के जो दूसरे समूह वाले जो कीटनाशक है अगर उनका प्रयोग करा जाने लग रहा है तो जो प्रभावित मक्खी हैं उनकी जो चाल है वह बदल जाए और वो अपनी टांगा न आपस में रगड़ना शुरू करते हैं, जिससे जो अधिकतर मधुमक्खी वंश हैं वो दूर जाकर अपने रास्ते तो भटक जाए, भ्रमित हो जाए और जो है दूर जाकर वो फिर मर जाए। और इसके अलावा भाइयों मेलाथियान है, फॉस्फोमिडान है या डायमिथोएट, इस तरह के जो समूह के जितने भी कीटनाशक हैं अगर उनका प्रयोग करा जाने लग रहा है फसल में तो उससे जो प्रभावित मधुमक्खी हैं उनके मुंह में तब पानी निकलना शुरू हो जाए। और कई बार तो पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो मधुमक्खी का पूरा शरीर है वो गीला हो जाए, पेट फूलना शुरू हो जाए और जो उसके आगे पीछे के पंख हैं उसमें भी जो है वो पंख झड़ने शुरू हो जाए, टूटने शुरू हो जाए और उसके बाद जो है मधुमक्खी का जो व्यवहार है उसमें भी बदलाव देखा जावा है। और बक्से के नज़दीक जाकर ज़्यादातर देखा जाओगा कि वो ज़्यादा अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं और उनकी फिर मौत हो जाए। कार्बेरिल है, कार्बोफ्यूरान है, इस समूह के अगर कीटनाशकों का प्रयोग करें तो उससे जो है प्रभावित मधुमक्खी जो हैं उनको एक तो गुस्सा ज़्यादा हुआ है और वो उड़ने में भी असमर्थ हो जाए, वो उड़ नहीं पाती। और जो प्रभावित मधुमक्खी हैं वो घर के निकट जाकर वही मर जाए हैं और ज़्यादातर डब्बे के आसपास जो है ज़्यादा मधुमक्खी हमने मरी हुई मिले हैं। और ऐसे जो मौन वंश है, जो रानी मक्खी है, अंडे देने वाली मक्खी हैं वो अंडे देना भी बंद कर दे हैं क्योंकि उनके अंडे देने की क्षमता भी जो है इन रसायनों के प्रयोग तक ख़त्म हो जाए। और साथ में बात करें कि जो मधुमक्खी हैं उन पर अधिक जो हानिकारक कीटनाशक हैं, ज़्यादा जो जहरीले जो कीटनाशक है वो कौन कौन से हैं, कम जहरीले कीटनाशक कौन से हैं और उनका जो है प्रयोग कितना नुकसानदायक है। खासकर भाइयों जो अधिक जहरीले कीटनाशक है, इस श्रेणी के जितने भी कीटनाशक है उनका जहरीला असर लगभग 90 घंटे तक यानी कि लगभग कहो कि 4 दिन तक जो है
या उससे ज़्यादा समय तक भी देखा जावा है। और इसके कारण जो मधुमक्खी है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं। और जो कम जहरीले कीटनाशक हैं उनका असर भी लगभग जो है ज़्यादातर 90 घंटे तक तो देखा जावा है और मधुमक्खियों पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। अब भाइयों बात करें कि जो कीटनाशक हैं या जो कीटनाशकों से जो मधुमक्खियों का हम बचाव किस तरह कर सकें, क्या उपाय हम इस्तेमाल कर सके हैं। एक तो भाइयों जो फसलों पर फूल आने से पहला या जो फल बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें उस समय कीटनाशक का प्रयोग ना करें, और यदि फूल आने के समय पर बहुत ज़रूरी हो जाए तो कम से कम छिड़काव करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कम जहरीला या जो बिना जहर वाला कीटनाशक है उसका इस्तेमाल हम करें। दूसरा भाइयों, यदि अगर फसल पर फूल आ रहे हैं और उस समय दोपहर का समय है यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो तो कीटनाशक का छिड़काव जो है वो उस समय कर लें। और यदि भाइयों फसल के बीच में या जो उसके आसपास मधुमक्खियों के डिब्बे हों तो उन्हें जो है अच्छी तरह से ढक दें मधुमक्खी के डिब्बे ने, ताकि उसके ऊपर जो है कीटनाशक का असर कम से कम पड़े या ना उसका असर दिखे। और कुछ भाइयों जो खरपतवार हैं उनके फूलों पर भी जो है मधुमक्खी आकर बैठे हैं, इसलिए भाइयों कीटनाशक का जो छिड़काव करो उससे पहले ऐसे खरपतवारों ने भी नष्ट जरूर कर दें और फिर कीटनाशक का छिड़काव करें। और साथ में भाइयों कीटनाशी छिड़कते समय जो है बक्सों के जो द्वार हैं उनके जो डब्बे के ढक्कन हैं उन्हें बंद जरूर कर दें और छिड़काव करने के कुछ समय पश्चात तक उन्हें बंद रखें, उन्हें ना खोलें, ताकि जो है जहर का असर कम से कम रहे। तो इस तरह अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक जो हम कीटनाशकों का जो जहरीला प्रभाव है मधुमक्खी जगत पे वो उसका जो असर है कम से कम कर सके हैं। तो भाइयों यह तो करी चर्चा मधुमक्खियों का कीटनाशकों से उसके ऊपर क्या प्रभाव है और किस तरह से हम उनका बचाव कर सके हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त करने की दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।